तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डेथ वारंट नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक एक्शन मूवी है, थ्रिलर मूवी है और 1990 के अंदर ये हमें देखने को मिली है। इस मूवी की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। डेथ वारंट 1990 की अमेरिकी कनाडाई जेल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेरन सराफियन ने किया है, जिसका निर्माण मार्क डी सैल ने किया है और इसमें जीन क्लाउड वैन डेम ने अभिनय किया है। यह फिल्म डेविड एस. गोयर ने यूएससी में एक छात्र के रूप में लिखी थी और यह गोयर की पहली पटकथा थी जिसे व्यावसायिक रूप से बेचा और निर्मित किया गया था। फिल्म में पुलिस जासूस लुइस बर्क एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया की एक जेल में जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्याओं की एक रहस्यमय श्रृंखला के पीछे कौन था, और खुद को अपने दुश्मन क्रिश्चियन नायलर, एक मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर के साथ बंध पाता है जो खुद को द सैंडमैन कहता है, जो जेल में जाने के बाद उससे बदला लेने की योजना बनाता है। डेथ वारंट 14 सितंबर 1990 को रिलीज हुई थी। रिलीज होने पर फिल्म ने केवल $6 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $46 मिलियन की कमाई की। फिल्म को आलोचकों से सामान्य रूप से मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने निर्देशन, इसकी कहानी, खलनायक और कथानक को खराब पाया, लेकिन अभिनय के साथ साथ एक्शन दृश्यों और रोमांचकारी माहौल की भी बहुत प्रशंसा की। कथानक: क्यूबेक से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के जासूस लुइस बर्क उस पागल का सामना करते हैं जिसने अपने साथी को मार डाला, एक मनोरोगी सीरियल किलर जो खुद को द सैंडमैन कहता है। बर्क लॉस एंजल्स में एक परित्यक्त घर की तलाशी लेता है जहां उसे छत से लटकी हुई लाशों की एक श्रृंखला मिलती है और फिर सैंडमैन उस पर हमला करता है। बर्क सैंडमैन को सीने में कई बार गोली मारता है, जिससे जाहिर तौर पर उसकी मौत हो जाती है। 16 महीने बाद बर्क कैलिफोर्निया के हैरिसन स्टेट जेल में हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए राज्यपाल द्वारा गठित एक टास्क फोर्स में शामिल हो जाता है। जबकि बर्क एक कैदी के रूप में पेश आता है, वकील अमांडा बेकेट उसकी पत्नी के रूप में काम करती है। बर्क अंडरकवर हो जाता है और राज्य की जेल में नजरबंद हो जाता है, जहां उसकी दोस्ती उसके सेलमेट कोनेफ और क्लर्क हॉकिंस से होती है। बर्क द्वारा हॉकिंस को एक गिरोह के साथ टकराव से बचाने के बावजूद न तो वह और न ही कोनेफ के हाल ही में हुई हत्याओं के बारे में बात करते हैं। बर्क बैरेट को ट्रैक करने में सक्षम है, जो सबसे हालिया पीड़ित का सेलमेट है, जो इन्फर्मरी में काम करता है, लेकिन वह भी बात करने से इनकार कर देता है। जब बर्क उसे धमकाता है तो बैरेट बताता है कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन गार्ड शामिल है और एक बाहरी आदमी है। वह बर्क को प्रीस्ट से बात करने के लिए भेजता है, जो उसे रिकॉर्ड रूम की चाबी दिलाता है। रिकॉर्ड रूम में बर्क को बैरेट का मृत्यु प्रमाण पत्र कोडों से भरा हुआ मिलता है। वह कोड बेकेट को देता है और उसे एक किशोर हैकर टिसरेल से जोड़ता है, जो निर्धारित करता है कि कोल इन्फर्मरी से आते हैं। प्रीस्ट और हॉकिंस की मदद से बर्क इन्फर्मरी में घुस जाता है और मेडिकल वेस्ट लेबल वाले कई बक्से पाता है जो वास्तव में मानव अंगों से भरे होते हैं। बाद में एक नया कैदी आता है। बर्क यह जानकर भयभीत हो जाता है कि यह सैंडमैन है। सैंडमैन बर्क को पहचानता है और उसे कुछ समय के लिए पकड़ लेता है। बर्क को मारने के बजाय सैंडमैन अपने साथी कैदियों को बताता है कि बर्क एक पुलिस वाला है। इस बीच बेकेट और टिसरेल कंप्यूटर में मिले एक कोड को समझते हैं, जिसमें कैदियों की पहचान संख्या और उसके बाद उनका ब्लड ग्रुप शामिल होता है। सूची में शामिल किसी भी कैदी ने ड्रग से संबंधित अपराध नहीं किया है और वे ज्यादातर युवा, पहली बार अपराध करने वाले हैं। सभी आईडी नंबर उन कैदियों से मिलते हैं जिनकी हत्या की गई है। बेकेट इसे हिट लिस्ट के रूप में पहचानता है और बर्क को बताता है कि वह सूची में अगला है। बाद में
बेकेट राज्य के अटॉर्नी जनरल टॉम वोगलर द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेती है। बेकेट का मानना है कि उसके बॉस बेन कीन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है और वोगलर को अपना सिद्धांत बताने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, उसे टिसरेल का फोन आता है जो उसे बताता है कि हत्याओं के पीछे का आदमी वास्तव में वोगलर है। वोगलर एक बंदूक निकालता है और बेकेट को बताता है कि उसकी पत्नी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और जब यह पता चला कि उसके पैसे और प्रभाव के बावजूद भी उसे समय पर डोनर लिस्ट में ऊपर नहीं लाया जा सका, तो उसने अंगों के लिए स्वस्थ कैदियों की हत्या करने की साजिश रची। अपनी पत्नी के ट्रांसप्लांट के बाद उसने लाभ के लिए योजना जारी रखी। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने बर्क की हत्या करने के लिए सैंडमैन को भेजा था, क्योंकि बर्क को मारना अन्य कैदियों के लिए बहुत मुश्किल था। जब उसकी पत्नी अप्रत्याशित रूप से कमरे में प्रवेश करती है, तो बेकेट भाग जाता है। जेल में बर्क अपनी कोठरी से भाग जाता है और सैंडमैन दंगा मचाने के लिए बाकी सभी कोठरियों को खोल देता है। प्रीस्ट और हॉकिंस उसे गार्ड से बचने में मदद करते हैं। हॉकिंस घायल हो जाता है, लेकिन प्रीस्ट द्वारा बचा लिया जाता है, लेकिन फिर सैंडमैन प्रीस्ट को मार देता है। यह दृश्य सैंडमैन और बर्क के बीच एक टकराव में समाप्त होता है, जिसमें कैदी देखते रहते हैं। पहले तो सैंडमैन लड़ाई में जीत जाता है, लेकिन जब वह बर्क को उसमें फेंकने के लिए बॉयलर रूम का दरवाजा खोलता है, तो बर्क सैंडमैन को लात मारकर आग में फेंक देता है। हालांकि सैंडमैन बॉयलर से बुरी तरह जलकर बाहर निकलता है। बर्क उसे फिर से लात मारता है। इस बार उसे पीछे की ओर खंभे में फेंक देता है, जहां उसका सिर वाल्व स्टेम पर फंस जाता है। वाल्व से चिपकी इस घातक चोट के बावजूद सैंडमैन बर्क को ताना मारना जारी रखता है, तुम मुझे नहीं मार सकते बर्क, मैं सैंडमैन हूं। बर्क सैंडमैन के सिर को घुमाकर जवाब देता है। वाल्व स्टेम सैंडमैन के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, अंततः उसे मार देता है। कैदी चुपचाप बर्क को जेल से बाहर जाने देते हैं, जहां वह हॉकिंस और बेकेट के साथ फिर से मिल जाता है। रालना जीन क्लाउड वान डैम जासूस लुइस बर्क के रूप में, हॉकिंस के रूप में रॉबर्ट गिलॉम, सिंथिया गिब, अमांडा बेकेट, जॉर्ज डिकरसन, टॉम वोगलर, सार्जेंट डी ग्राफ के रूप में आर्ट लाफ्लूर, पैट्रिक किलपैट्रिक, क्रिश्चियन द सैंडमैन नाइलर, अब्दुल सलाम अलर्जाक पुजारी के रूप में, आर्मिन शिमरमैन डॉ, गोटेसमैन, जोशुआ जॉन मिलर, डगलस टिसडेल, लैरी हैंकिन मेयरसन के रूप में, हैंक स्टोन रोमाकर, कोनराड डन कोनफके के रूप में, जो डासा पुलिस अधिकारी के रूप में कैदी के साथ। उत्पादन, विकास और लेखन, फिल्म को मूल रूप से डस्टेड के नाम से जाना जाता था। 4. यह डेविड एस. गोयर द्वारा लिखी गई दूसरी स्क्रिप्ट थी और पहली जिसे उन्होंने बेचा था। 6. फिल्मांकन अगस्त 1989 में शुरू हुआ। 7. स्वागत, बॉक्स ऑफिस, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की, $5 मिलियन के वीकेंड के साथ नंबर 3 पर जगह बनाई। 8. इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $16 मिलियन से अधिक की कमाई की। 9. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 9 आलोचकों के आधार पर 100 में से 34 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। निर्देशक डेरान सराफियान द्वारा लिखित डेविड एस. गोयर द्वारा उत्पादित मार्क डी सेले, अभिनीत जीन क्लाउड वान डैम, रॉबर्ट गिलॉम, सिंथिया गिब, जॉर्ज डिकरसन, पैट्रिक किलपैट्रिक, छायांकन रसेल कारपेंटर, द्वारा संपादित जॉन ए बार्टन, चेरिल क्रोल, जी. ग्रेग मैक्लॉगलिन, संगीत गैरी चांग, उत्पादन कंपनी एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस 1, द्वारा वितरित मेट्रो गोल्डविन मेयर 2, रिलीज की तारीख 14 सितंबर 1990, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका 3,
कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट $6 मिलियन। 4 बॉक्स ऑफिस $46.7 मिलियन। डेरन सराफियन एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्देशक और अभिनेता है। उन्होंने डेथ वारंट, गनमैन और टर्मिनल वेलोसिटी का निर्देशन किया है। उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। 1 जीवन और कैरियर। सराफियन फिल्म निर्देशक रिचर्ड सी सराफियन के बेटे और निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता रॉबर्ट ऑल्टमैन के भतीजे हैं। वह एनी सराफियन, टेडी सराफियन, रिचर्ड सराफियन जूनियर और डेमन बी सराफियन के भाई है। उनकी पूर्व पत्नी अभिनेत्री लॉरी फोर्टियर से उनके 2 बच्चे हैं। 1983 में सराफियन ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल भूत निर्देशन में बिताए थे, यानी उन फिल्मों को अपने हाथ में लेना जहां मूल निर्देशक फिल्मांकन पूरा करने में असमर्थ थे। इन फिल्मों में यंग वॉरियर्स 1983 शामिल थी। 3 स्पेन और इटली में कई विधाओं की फिल्मों का निर्देशन करने के बाद सराफियन ने जीन क्लाउड वान डैम की एक्शन फिल्म डेथ वारंट का निर्देशन करके मुख्यधारा में प्रवेश किया। एक फिल्म निर्देशक के रूप में उन्होंने मुख्य रूप से एक्शन और थ्रिलर विधाओं में काम किया है। सराफियन ने फॉक्स सीरीज हाउस के 23 एपिसोड का निर्देशन किया है और उन्हें 2007 और 2009 से सीरीज का सहकार्यकारी निर्माता बनाया गया था। वह CSI NY के पहले सीजन के कई एपिसोड के लिए निर्माता निर्देशक थे। सराफियन ने निम्नलिखित किश्तों का निर्देशन किया है: CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, CSI मियामी, कोल्ड केस, द डिस्ट्रिक्ट, विदाउट ए ट्रेस, बफी द वैम्पायर स्लेयर, नैश ब्रिजेस, फ्रिंज, द केप, लॉस्ट, हेल ऑन व्हील्स और निकिता। 4 फिल्मोग्राफी का चयन करें। रास्ते पर लाने वाला, द फॉलिंग 1986, इंटरजोन 1987, टू डाई फॉर 1989, डेथ वारंट 1990, USSR में वापसी 1992, गनमैन 1994, द रोड किलर्स 1994, टर्मिनल वेलोसिटी 1994, बफी द वैम्पायर स्लेयर 1998, टेलीविजन सीजन 2 एपिसोड 18, रोड रेज 1999, टेलीविजन फिल्म, ट्रैप्ड 2001, टेलीविजन, हाउस MD 2004, टेलीविजन, लॉस्ट 2006, टेलीविजन, फ्रिंज 2010, टेलीविजन, द केप 2011, टेलीविजन, निकिता 2012, टेलीविजन, हेमलॉक ग्रोव 2013, टेलीविजन, द स्ट्रेन 2014, टेलीविजन, डोमिनियन 2015, टेलीविजन, गेम ऑफ साइलेंस 2015, टेलीविजन, रोजवुड 2016, टेलीविजन, विजडम ऑफ द क्राउड 2017, टेलीविजन, सीजन 1 एपिसोड 5, ब्लू ब्लड्स 2018, टेलीविजन, द गिफ्टेड 2018, टेलीविजन, सीजन 2 एपिसोड 17, स्वैम्प थिंग 2019, टेलीविजन, प्रोजेक्ट ब्लू बुक 2020, टेलीविजन, अभिनय 10 टू मिडनाइट 1983, डेल एंडर्स के रूप में, इंटरजोन 1987, जॉम्बी 3 1988, गनमैन 1994, बिशप के रूप में, ऑफ द यूनिवर्स के रीबूट की पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2019 में रिलीज किया जाना है। 27 बाद में जनवरी 2018 में पटकथा का एक नया मसौदा लिखने के लिए लिंडसे बियर के साथ गोयर को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। फिल्मांकन अप्रैल 2018 से शुरू होने वाला था। 28 उस वर्ष फरवरी तक गोयर फिल्म के निर्देशक और लेखक के रूप में बाहर हो गए। 29 फिल्म के लिए नियुक्त किए गए एक प्राणी डिजाइनर
और मूल कार्टून पर काम करने वाले कार्लोस हुआंते के अनुसार, सोनी को लगा कि गोयर की स्क्रिप्ट को जीवंत करना बहुत महंगा होगा, क्योंकि गोयर का इरादा फिल्म को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रयी के महाकाव्य पैमाने पर बनाने का था। सितंबर 2017 में डेडलाइन ने बताया कि गोयर और उनके ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स पार्टनर जस्टिन रोड्स, साथ ही क्रिस ईगल और जोश फ्रीडमैन को सहयोगी टीम टिम मिलर और जेम्स कैमरून के निर्देशन में अगली टर्मिनेटर त्रयी लिखने के लिए एक राइटर्स रूम में भाग लेने के लिए काम पर रखा गया था। 31/2020 की शुरुआत में गोयर ने रेबेका हॉल अभिनीत द नाइट हाउस और साथ ही स्कॉट कूपर की फिल्म एंटलर्स का निर्माण किया। द नाइट हाउस का प्रीमियर 2020 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। सर्चलाइट ने फिल्म के अधिकार खरीदे 32 और इसे अगस्त 2021 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया। गोयर ने स्काईडांस और अमेजन के लिए क्रिस प्रैट अभिनीत 2021 की फिल्म द टुमारो वॉर का निर्माण किया। उन्हें सीक्वल के लिए एक निर्माता के रूप में साइन किया गया है। 33 गोयर फाउंडेशन के कार्यकारी निर्माता और शोरनर के रूप में कार्य करते हैं, जिसका प्रीमियर 24 सितंबर 2021 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ और यह आइजैक असिमोव के इसी नाम के उपन्यासों पर आधारित है। उन्होंने पहले और आखिरी एपिसोड के साथ साथ सीजन के समापन का निर्देशन भी किया। 34 गोयर ने पायलट का सहलेखन किया और द सैंडमैन के कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया, जिसे 5 अगस्त 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। गोयर दिसंबर 2013 में एक कहानी का विचार पेश करने के बाद से नील गैमन की कॉमिक बुक द सैंडमैन के रूपांतरण में शामिल रहे थे। 35 फरवरी 2014 तक वह जोसेफ गॉर्डन लेविट अभिनीत एक फीचर फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिल्म का विकास रुक गया और एक टेलीविजन शो में परिवर्तित हो गया। 36 2022 की फिल्म हेलराइजर के लिए, जो इसी नाम की फ्रेंचाइजी की पुनर्कल्पना है, गोयर ने कहानी लिखी और स्पाईग्लास और हुलू के लिए फैंटम 4 बैनर के तहत फिल्म का निर्माण किया। 37 उनकी फैंटम 4 कंपनी ने विलेज रोडशो पिक्चर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 38 काम करता है। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता। 1990 मौत का हुक्म नहीं हाँ नहीं। 1991 किकबॉक्सर 2 नहीं हाँ संबंध करना। 1992 राक्षसी खिलौने नहीं हाँ नहीं। 1993 आर्केड नहीं हाँ नहीं। 1994 कठपुतली मास्टर नहीं हाँ नहीं। 1996 द क्रो, सिटी ऑफ एंजल्स नहीं हाँ नहीं। 1998 दुष्ट शहर नहीं हाँ नहीं। ब्लेड नहीं हाँ नहीं। 2002 जिग जैग हा हा नहीं। ब्लेड 2 नहीं हा कार्यकारिणी। 2004 ब्लेड, ट्रिनिटी हा हा हा। 2005 बैटमैन शुरू होता है, नहीं हा नहीं। 2007 अदृश्य हा नहीं नहीं। 2008 उछलने वाला नहीं हा नहीं। डार्क नाइट नहीं कहानी नहीं। 2009 अजन्मा हा हा नहीं। 2011 घोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेंजियंस नहीं हा कार्यकारिणी। 2012 स्याह योद्धा का उद्भव नहीं कहानी नहीं। 2013 मैन ऑफ स्टील नहीं हा नहीं। 2016 बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस नहीं हा कार्यकारिणी। 2019 टर्मिनेटर, डार्क फेट नहीं हा कार्यकारिणी। 2022 हेलराइजर, नहीं कहानी हा, केवल निर्माता। वर्ष, शीर्षक, नोट्स। 2000 मंगल मिशन सहनिर्माता। 2007 भूत सवार कार्यकारी निर्माता। 2016 वन, एक राष्ट्र का जन्म कार्यकारी निर्माता। 2018 हत्या राष्ट्र, एक सल, ताऊ। 2020 द नाइट हाउस। 2021 कल का युद्ध, सिंह। 2024 पहला शगुन, बिना श्रेय वाली लेखन भूमिकाएं। पेट सेमेट्री 2 1992। ऑन डेडली ग्राउंड 1994। फ्रेडी बनाम जेसन 2003। गॉडजिला 2014। डेविड सैमुअल गोयर, जन्म 22 दिसंबर 1965, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, उपन्यासकार और कॉमिक बुक लेखक है।
उन्हें कई सुपरहीरो फिल्मों की पटकथा और कहानियां लिखने के लिए जाना जाता है, जिनमें निक फ्यूरी, एजेंट ऑफ शील्ड 1998, ब्लेड ट्रिलॉजी 1998 से 2004, क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005 से 2012, मैन ऑफ स्टील 2013 और बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 शामिल है। उन्होंने 4 फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिग जैग 2002, ब्लेड, ट्रिनिटी 2004, द इनविजिबल 2007 और द अनबॉर्न 2009। वह साइंस फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला फाउंडेशन के निर्माता है, जो इसहाक असिमोव द्वारा लिखित फाउंडेशन श्रृंखला पर आधारित है। गोयर वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 2 और कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के सहलेखक थे। उन्होंने बैटमैन बिगिंस 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता और डार्क सिटी के लिए एक और नामांकन प्राप्त किया और उन्हें 4 ह्यूगो पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। प्रारंभिक जीवन। गोयर और उनके भाई जेफ का जन्म मिशिगन के एन आर्बर में हुआ था और उनकी परवरिश उनकी माँ ने की थी। वह अपनी माँ की तरफ से यहूदी है और हिब्रू स्कूल में पढ़े है। 1, 2, 3 गोयर ह्यूरन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के पूर्व छात्र है। उन्होंने 1988 में स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन से स्नातक किया है। 4 गोयर यूएससी में पटकथा लेखक नेल्सन गिडिंग के छात्र थे और अक्सर अतिथि वक्ता के रूप में गिडिंग की कक्षा में लौटते थे। उन्होंने 1988 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1989 में डेथ वारंट के लिए अपनी पहली पटकथा बेची, जिसमें जीन क्लाउड वैन डेम ने अभिनय किया था। अपने पहले वेतन से उन्होंने एक इसुजू ट्रूपर खरीदा, जो पहली रात चोरी हो गई जब उन्होंने इसे घर ले जाया। 5 आजीविका। एक घोषित कॉमिक बुक कट्टरपंथी। 6 जो अक्सर पत्र कॉलम लिखते थे। 7 गोयर ने बैटमैन, सुपरमैन, घोस्ट राइडर और ब्लेड सहित कॉमिक बुक पात्रों और श्रृंखलाओं पर आधारित कई पटकथाएं लिखी है या सहलिखी है। 8 और वेनोम के एक फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा उपचार लिखा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। गोयर ने डीसी कॉमिक्स के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पर आधारित एक शीर्षक लिखा था, जिसका शीर्षक जेएसए था, जो अगस्त 1999 में शुरू हुआ था। पहले 5 मुद्दों के लिए उन्होंने जेम्स रॉबिन्सन के साथ सहयोग किया और 51 अंक के बाद उनके जाने तक ज्योफ जॉन्स के साथ, जो एकल लेखक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ब्रैनन ब्रागा के साथ गोयर ने फ्लैश फॉरवर्ड का सहनिर्माण किया। 5 फरवरी 2010 को गोयर ने घोषणा की कि वह फीचर फिल्मों और निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्लैश फॉरवर्ड के शोरूनर के पद से हट जाएंगे। गोयर की कॉमिक बुक फिल्में एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बनने के परिणामों का पता लगाती है, एक विषय जिसमें वह लंबे समय से रुचि रखते थे। 7 2011 में गोयर ने द इंसिडेंट नामक एक लघु कहानी लिखी जिसमें सुपरमैन अपनी संयुक्त राज्य की नागरिकता त्याग देता है। 9 गोयर ने लीजेंडरी पिक्चर्स के साथ उनके 3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने द डार्क नाइट राइज 2012 और मैन ऑफ स्टील 2013 की पटकथाएं सहलिखी। इसके अलावा उन्होंने लीजेंडरी पिक्चर्स के गॉडजिला रीबूट के लिए एक चरण 4 सप्ताह का पुनर्लेखन किया। उसी वर्ष के दौरान गोयर ने अपना पहला उपन्यास हेवेंस शैडो प्रकाशित किया, जो पेंगुइन के लिए माइकल कैसट द्वारा सहलिखित त्रयी में पहला था। अक्टूबर 2011 के अंत में केबल चैनल स्टारज और बीबीसी वर्ल्ड वाइड ने उनके टीवी प्रोजेक्ट दा विंचीज डेमन्स को हरी झंडी दे दी, जो 25 वर्षीय लियोनार्डो दा विंची के जीवन पर आधारित था। गोयर के अनुसार यह गुप्त इतिहास, प्रतिभा, पागलपन और सभी अपवित्र चीजों के बारे में एक शो होगा। 11 यह शो 3 सीजन तक चला और इसे आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली, जिसमें रॉटन टोमाटोज से 81% रेटिंग भी शामिल थी। 12 मार्च 2013 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि गोयर एलेक्जेंडर डुमास के उपन्यास द काउंट
ऑफ मोंटे क्रिस्टो के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 13 जून 2013 में उन्हें जस्टिस लीग और मैन ऑफ स्टील के सीक्वल दोनों पर काम करने की घोषणा की गई थी। 14 सितंबर 2013 में गोयर ने बाफ्टा और बीएफआई स्क्रीनराइटर लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में एक पटकथा लेखन व्याख्यान दिया। 15 गोयर ने जेसन जादा द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द फॉरेस्ट का निर्माण किया। 16 फोकस फीचर्स के पास फिल्म के उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार है। 17 18 जो जादा की फीचर फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म थी। 16 2014 तक सुपरहीरो शैली के एक अनुभवी के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके गोयर ने अपना ध्यान स्वतंत्र उत्पादन शैली पर केंद्रित कर लिया और अपनी कंपनी चलाने के लिए निर्माता केविन ट्यूरेन को काम पर रखा। 19 अपनी सोच को समझाते हुए गोयर ने कहा, हर कोई इस बारे में बात करता है कि ऐसा लगता है कि स्टूडियो तेजी से इन बड़े टेंटपोल और कुछ माइक्रोबजट हॉरर फिल्मों पर भरोसा कर रहे हैं और स्लेट का बहुमत यही है। गोयर ने कहा, मैं उस आंदोलन का एक लाभार्थी रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हीरो फिल्में हैं जिनकी मैंने वास्तव में प्रशंसा की है, जिन्हें स्टूडियो नहीं बना रहे हैं, और मैं देखना चाहता था कि क्या मैं उनमें से अधिक को बनाने में मदद कर सकता हूं। 19 2015 में स्वतंत्र उत्पादन को अपनाने के तुरंत बाद गोयर ने माइल्स के फीचर संस्करण का निर्माण करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी स्थिति जीती। 20 इसके अलावा उन्होंने नैट पार्कर की फीचर फिल्म द बर्थ ऑफ ए नेशन का कार्यकारी निर्माण किया, जो फेस्टिवल के पुरस्कारों को जीतने से पहले सनडांस फिल्म फेस्टिवल में रिकॉर्ड $17.5 मिलियन में बिकी। 21 22 निर्माण के अलावा गोयर लिखना जारी रखते हैं। 2014 में उन्हें जेम्स कैमरून के लिए 1966 की मूल फिल्म पर आधारित फीचर फैंटास्टिक वॉयेज लिखने और निर्माण करने के लिए चुना गया था। 23 खबर को तोड़ते हुए हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की, यह परियोजना 2011 से शांत थी, लेकिन गोयर की भागीदारी शुरू हो गई है और स्टूडियो और निर्माताओं की उम्मीदों को फिर से पूरा करेगी। यह अब परियोजना को फास्ट ट्रैक पर भी रख रहा है। 23 जनवरी 2016 में प्रशंसित निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो ने फीचर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 24 गोयर ने वार्नर ब्रदर्स की ब्लॉकबस्टर बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 को जैक स्नाइडर और क्रिस टेरियो के साथ लिखा था। गोयर ने कहा कि उन्होंने वीआर सामग्री बनाना अन्य मीडिया से बहुत अलग पाया, लेकिन कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आप कितना महसूस करते हैं और कितना भावनात्मक वीआर अनुभव है। ऐसी चीजें हैं जो आपको रोने और रोने पर मजबूर करती है, और यह वास्तव में अभूतपूर्व है। 25 जनवरी 2017 में गोयर ने जस्टिन रोड्स के साथ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का सहनिर्माण और सहलेखन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की एक किस्त थी जो गोयर और जियोफ जॉन्स की कहानी पर आधारित थी। 26 उसी वर्ष अप्रैल तक यह घोषणा की गई कि उन्होंने मास्टर्स 1993 स्थानापन्न नहीं टेलीविजन फिल्म का श्रेय सिंथिया वेरलेन को दिया गया। 1996 दुश्मन नहीं टेलीविजन फिल्म। 1997 विज्ञान की विकृतियां नहीं ड्रीम ऑफ डूम लिखा। 1997 नींद में चलने वाले नहीं बेथलेहम में कुछ दफन है और भेरों की गिनती लिखी। 1998 निक फ्यूरी एजेंट ऑफ शील्ड नहीं टेलीविजन फिल्म। 2000 फ्रीकिलिंग्स नहीं विषय फियरसम लिखा। रिकार्डो फेस्टिवा के रूप में श्रेय दिया गया। 2005 सीमा नहीं ट्रीज मेड ऑफ ग्लास पार्ट 1 नामक एपिसोड का निर्देशन किया। ट्रीज मेड ऑफ ग्लास पार्ट 2 इंच नामक एपिसोड लिखा। 2006 ब्लेड द सीरीज नहीं पायलट और कॉन्क्लेव लिखा। 2009 से 2010 झलकी आगे 5 एपिसोड लिखे, 2 एपिसोड निर्देशित किए। 2012 से 2015 दा विंची के दानव 7 एपिसोड लिखे, 2 एपिसोड निर्देशित किए।
2014 से 2015 कॉन्स्टेंटीन नहीं हाँ, नॉन ईस्ट एसाइलम और द डेविल्स विनाइल लिखा। 2018 से 2019 क्रिप्टोन नहीं हाँ, पायलट और लाइट ईयर्स फ्रॉम होम लिखा। 2021 वर्तमान नीम हा 5 एपिसोड लिखे, 3 एपिसोड निर्देशित किए। 2022 वर्तमान द सेंडरमैन नहीं कार्यकारिणी स्लिप ऑफ द जस्ट लिखा। 2022 क्विलेर्मो डेल टोरो की जिज्ञासाओं की कैबिनेट नहीं शव परीक्षण वीडियो गेम वर्ष शीर्षक प्रकाशक श्रृंखला नोट्स। 2010 कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स एक्टिविजन कर्तव्य कहानी सलाहकार। 2012 ड्यूटी पर बुलावा ब्लैक ऑप 2। 2018 स्टार वार्स सीक्रेट्स ऑफ द एम्पायर डिज्नी इंटरैक्टिव स्टूडियो स्टार वार्स। 2019 वेडर इमोर्टल ए स्टार वार्स वीआर सीरीज। 2020 कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर एक्टिविजन कर्तव्य कथात्मक पॉडकास्ट वर्ष शीर्षक निर्माता लेखक नोट्स। 2022 बैटमैन अनबरीड 2023 द रिडलर सीक्रेट्स इन द डार्क जीन क्लाउड केमिली फ्रांसवा वैन वर्नबर्ग फ्रेंच क्लॉड कमीज FSWAVVAB फ्लेमिश VVAR MBR X जन्म 18 अक्टूबर 1960 जिन्हें पेशेवर रूप से जीन क्लाउड वैन डैम फ्रेंच वी डैम फ्लेमिश VNDM के रूप में जाना जाता है, एक बेल्जियम के मार्शल कलाकार और अभिनेता है। ब्रसेल्स में जन्मे और पले बड़े, उनके पिता ने उन्हें 10 साल की उम्र में एक शोटोकन कराटे स्कूल में दाखिला दिलाया, जिसके कारण वैन डैम को कराटे में 2 ND डैन ब्लैक बेल्ट का पद प्राप्त हुआ और उन्होंने कई कराटे और किकबॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। किशोरावस्था में उन्होंने 1979 में यूरोपीय प्रोफेशनल कराटे एसोसिएशन की मिडिलवेट चैंपियनशिप और 1978 में मिस्टर बेल्जियम बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीता। हॉलीवुड में अभिनेता बनने की इच्छा के साथ वह 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जब तक कि उन्हें मार्शल आर्ट फिल्म ब्लडस्पोर्ट 1988 में मुख्य भूमिका के रूप में ब्रेक नहीं मिला। वह एक लोकप्रिय एक्शन फिल्म स्टार बन गए और इसके बाद उन्होंने साइबॉर्ग किकबॉक्सर दोनों 1989, लायनहार्ट डेथ वारंट दोनों 1990, डबल इम्पैक्ट 1991, यूनिवर्सल सोल्जर 1992, नोवहेयर टू रन हार्ड टारगेट दोनों 1993, टाइम कॉप स्ट्रीट फाइटर दोनों 1994, सरेन डेथ 1995, द क्वेस्ट जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी और मैक्सिमम रिस्क दोनों 1996 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने सेक्स सिंबल का दर्जा हासिल किया। 1993 और 1998 के बीच 3 हांगकांग फिल्म निर्माताओं ने पश्चिमी सिनेमा में अपनी शुरुआत के लिए वैन डेम के साथ सहयोग किया, जॉन वू, सुई हार्क और रिंगो लैम। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में लोकप्रियता में गिरावट के बाद वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अपराध नाटक JCVD 2008 के साथ प्रमुखता में लौट आए, जिसमें उन्होंने खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में अभिनय किया। एक्शन शैली में उनकी बड़ी वापसी द एक्सपेंडेबल्स 2 2012 में हुई, जिसमें उन्होंने सिल्वेस्टर स्टेलोन के चरित्र के विपरीत खलनायक की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों में अभिनय करना और व्यापक आवाज का काम करना जारी रखा, जो कि अच्छी तरह से प्राप्त एनिमीज क्लोजर 2013, द बाउंसर किकबॉक्सर रिटेलिएशन दोनों 2018, मिनियन द राइज ऑफ ग्रू 2022 और डार्कनेस ऑफ मैन 2024 में दिखाई दिए। टेलीविजन में उन्होंने रिडले स्कॉट द्वारा निर्मित जीन क्लाउड वैन जॉनसन 2016 से 2017 में अभिनय किया। एक्शन और मार्शल आर्ट सिनेमा के आइकन के रूप में माने जाने वाले उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वे अब तक के सबसे सफल एक्शन सितारों में से एक बन गए हैं। 3. अपने फिल्मी करियर के बाहर
वैन डेम ने सार्वजनिक रूप से विभिन्न संरक्षणवादी कारणों और पशु अधिकार संगठनों का समर्थन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वैन डेम का जन्म जीन क्लाउड केमिली फ्रांसवा वैन वर्नबर्ग के रूप में 18 अक्टूबर 1960 को बेरचेम सेंटेगाथे, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। वे एलियाना और यूजीन वैन वर्नबर्ग के बेटे थे, जो एक अकाउंटेंट और फूलवाला था। 4, 5, 6 उनके पिता ब्रुसेल्स से है और द्विभाषी है, और उनकी माँ फ्लेमिश, डच भाषी है। 7 वैन डेम का लालन पालन रोमन कैथोलिक हुआ। उनकी नानी यहूदी थी। 8 उन्होंने 10 साल की उम्र में मार्शल आर्ट शुरू किया। उनके पिता ने उन्हें शोटोकन कराटे स्कूल में दाखिला दिलाया। 9 उनकी शैलियों में शोटोकन कराटे और किकबॉक्सिंग शामिल है। 10 उन्होंने अंततः 18 साल की उम्र में कराटे में अपनी ब्लैक बेल्ट अर्जित की और 2 डैन ब्लैक बेल्ट की रैंक अर्जित की। 12 उन्होंने अपनी काया को बेहतर बनाने के लिए वजन उठाना शुरू किया, जिसके कारण अंततः 1978 में उन्हें मिस्टर बेल्जियम बॉडी बिल्डिंग का खिताब मिला। 14 16 साल की उम्र में उन्होंने बैले सीखा, जिसका उन्होंने 5 साल तक अध्ययन किया। वैन डेम के अनुसार बैले एक कला है, लेकिन यह सबसे कठिन खेलों में से एक भी है। यदि आप बैले वर्कआउट में टिक सकते हैं, तो आप किसी भी अन्य खेल में वर्कआउट में टिक सकते हैं। 15 बाद में उन्होंने ताइक्वांडो और मय थाई दोनों को अपनाया। 16 बड़े होते हुए उनके अभिनय नायकों में चार्ल्स ब्रॉनसन, ब्रूस ली, जेम्स डीन, मोंटगोमरी क्लिफ्ट, स्टीव मैकक्वीन, जीन पॉल बेलमंडो और सिल्वेस्टर स्टेलोन शामिल थे। 17 18 आजीविका। 1970 के दशक की शुरुआत से 1980 तक मार्शल आर्ट और पहली फिल्म में उपस्थिति। 12 साल की उम्र में 19 वैन डेम बेल्जियम में क्लाउड गोएट्ज के मार्गदर्शन में सेंटर नेशनल डे कराटे का राष्ट्रीय केंद्र में शामिल हो गए। वैन डेम ने 4 साल तक प्रशिक्षण लिया और उन्होंने बेल्जियम कराटे टीम में जगह बनाई। बाद में उन्होंने डोमिनिक वेलेरा के साथ पूर्ण संपर्क कराटे और किकबॉक्सिंग का प्रशिक्षण लिया। 20 वैन डेम के अनुसार बड़ा होना कठिन था। मैं थोड़ा अजीब था और शारीरिक रूप से मैं प्रतिभाशाली नहीं था। 21 15 साल की उम्र में उन्होंने बेल्जियम में अपने प्रतिस्पर्धी कराटे करियर की शुरुआत की। 1976 से 1980 तक उन्होंने टूर्नामेंट और गैर टूर्नामेंट सेमी कॉन्टैक्ट मैचों में 44 जीत और 4 हार का रिकॉर्ड बनाया। वह बेल्जियम कराटे टीम के सदस्य थे जब इसने 26 दिसंबर 1979 को ब्रुसेल्स में ला कूप फ्रैंकोइस परसून्स कराटे टूर्नामेंट में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप जीती थी। 20-22 उन्होंने चैलेंज कूप डेस एस्पोइर्स कराटे टूर्नामेंट प्रथम ट्रायल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में उन्होंने फाइनल में टीम के साथी एंजेलो स्पेटारो से हारने से पहले 25 विरोधियों को हराया। 8 मार्च 1980 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में उन्होंने डैन मैकारुसो डोमिनिक वालेरा प्रोफेशनल कराटे एसोसिएशन लाइट हेवीवेट विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के अंडरकार्ड पर फॉरेस्ट नेशनल एरिना में अपने पूर्व साथी पैट्रिक टेगेल्स के खिलाफ मुकाबला किया। 20 इस मैच से पहले टेगेल्स ने वैन डेम को 2 बार निर्णय से हराया था, जिसमें बेल्जियम लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच भी शामिल था। वैन डेम ने 1977 में टेगेल्स पर जीत हासिल की थी। टेगेल्स 4 महीने पहले वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किकबॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोगों द्वारा इस मैच को जीतने के पक्ष में थे। रिपोर्टों के अनुसार और पैट्रिक टेगेल्स के अपने साक्षात्कार फोटो के साथ, टेगेल्स पहले राउंड में टीकेओ द्वारा वैन डेम से हार गए। उन्होंने अपना पूर्ण संपर्क कैरियर 1977 में शुरू किया, जब क्लाउड गोएट्ज ने बेल्जियम में पहली बार पूर्ण संपर्क कराटे टूर्नामेंट को बढ़ावा दिया। 1977 से 1982 तक उन्होंने 18 जीत, 18 नॉकआउट और 1 हार का रिकॉर्ड बनाया। उद्धरण आवश्यक। 1979 में उन्होंने आंद्रे डेलवाक्स की वुमन बिटवीन वुल्फ एंड डॉग में एक गैर क्रेडिट भूमिका निभाई थी,
जो कि मैरी क्रिस्टीन बैरॉल्ट और रटकर हाउर अभिनीत एक बेल्जियम फ्रांसीसी ड्रामा फिल्म थी। 1980 में उन्होंने प्रोफेशनल कराटे मैगजीन के प्रकाशक और संपादक माइक एंडरसन और कई यूरोपीय चैंपियन गिर्ट लेमेस का ध्यान आकर्षित किया। दोनों पुरुषों ने वैन डेम को एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में देखा। 24 वैन डेम ने 1982 में प्रतियोगिता से संन्यास ले लिया। अपने शुरुआती जीवन के दौरान उन्होंने रेस्तरां में फूल बेचे और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले कुछ पैसे बचाने के लिए एक जिम खोलने के लिए ऋण लिया। 25 उपयुक्त रूप से कैलिफोर्निया जिम शीर्षक से इसे 1979 में खोला गया था और कराटे, नृत्य, एरोबिक्स, शरीर सौष्ठव सब कुछ की सेवा की गई थी। वैन डेम आगे कहते हैं कि मैंने लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखे और यह संगीत के साथ बहुत ही उत्साहित करने वाला माहौल था। अपने चरम पर कैलिफोर्निया जिम प्रति माह $15,000 कमा रहा था। जब मैंने अपना जिम बेचने का फैसला किया तो मेरे पिता ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूं। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ब्रुसेल्स में सबसे अच्छा जिम है। आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है, एक सुंदर अपार्टमेंट है। तुम इतना पैसा कमा रहे हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। 1982 से 1988 प्रारंभिक कार्य और सफलता। 1982 में वह और उनके बचपन के दोस्त मिशेल किसी अभिनेता के रूप में काम करने की उम्मीद में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने खुद का खर्च चलाने के लिए कई तरह की नौकरियां की। उनकी पहली नौकरी कैनन फिल्म्स द्वारा बनाई गई हिप हॉप डांस फिल्म ब्रेक-इन 1984 में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम करना था। वे एक नृत्य प्रदर्शन में पृष्ठभूमि में नाचते हुए दिखाई देते हैं। 27 उस समय के आसपास उन्होंने एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म स्टार चक नॉरिस के साथ दोस्ती विकसित की। उन्होंने एक साथ स्पैरिंग करना शुरू कर दिया और वैन डेम ने नॉरिस के स्वामित्व वाले वुडीज वार्फ नामक एक बार में बाउंसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 28 उन्होंने लिमोसिन ड्राइवर और निजी कराटे प्रशिक्षक के रूप में भी अपनी आय को पूरक बनाया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती दिनों का वर्णन विशेष रूप से कठिन के रूप में किया। $2,000 को छोड़कर उन्होंने अपने जिम की बिक्री से प्राप्त सारी रकम एक यूरोपीय बैंक में रख दी थी। 26 इस प्रकार उन्होंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया। 29 अपनी भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने के लिए वह हर रात सांता मोनिका में दौड़ने जाते थे। उसके बाद वह विश्व प्रसिद्ध गोल्ड्स जिम में प्रशिक्षण लेते थे। इस दिनचर्या ने कथित तौर पर उन्हें कई वर्षों तक जीवित रहने में मदद की। उन्होंने कास्टिंग कॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया और एक विशिष्ट दिनचर्या बनाई। बुधवार को वह ड्रामालॉग पत्रिका खरीदता था। फिर गुरुवार की सुबह वह विज्ञापनों के जवाब में अपनी तस्वीर और बायोडाटा भेजता था। वह सफलता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहां तक कि एक कहानी गढ़ने के लिए भी। वह मूवी स्टूडियो को फोन करता और हांगकांग के एक निवेशक के साथ ब्रुसेल्स का एक अभिनेता होने का दावा करता। इस बात से लैस होकर उन्होंने उत्पादकों से संपर्क किया और अचानक पाया कि उनके सभी फोन कॉल का जवाब दिया जा रहा था। बेशक उनका इरादा सिर्फ उस व्यक्ति से मिलना और उसका नाम वहां बताना था, न कि अवैध सौदे हासिल करना। 26 1984 की एक्शन फिल्म मिसिंग इन एक्शन में नॉरिस ने अभिनय किया था, जिसे कैनन फिल्म्स द्वारा भी रिलीज किया गया था। वैन डेम को स्टंट टीम क्रू में श्रेय दिया गया है। 30 उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी शॉर्ट फिल्म मोनाको फॉरएवर में भी भूमिका निभाई थी। 31-32 कोरी यूएन की मार्शल आर्ट फिल्म नो रिट्रीट, नो सरेंडर, जिसका प्रीमियर 2 मई 1986 को लॉस एंजल्स में हुआ था। 33 उनकी पहली बड़ी भूमिका थी जब उन्हें रूसी खलनायक के रूप में चुना गया था। इसमें कर्ट मैक्किनी ने अभिनय किया था और इसे न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स के माध्यम से रिलीज किया गया था। 34-35 मैक्किनी ने जेसन स्टिलवेल की भूमिका निभाई है, जो एक अमेरिकी किशोर है जो कराटे सीखता है और वैन डेम द्वारा निभाए गए एक सोवियत मार्शल कलाकार के खिलाफ अपने मार्शल आर्ट डोजो का बचाव करता है। 36 वैन डेम और मैक्किनी दोनों नो रिट्रीट,
नो सरेंडर 2 में भी अभिनय करने वाले थे, लेकिन पीछे हट गए। 37 उन्होंने निर्देशक जॉन मैकटेरियन की फिल्म प्रीडेटर 1987 में टाइटैनिक एलियन के शुरुआती अंतःत्याग दिए गए संस्करण के रूप में काम किया, इससे पहले कि उन्हें हटा दिया गया और केविन पीटर हॉल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 38 टाइटैनिक प्रीडेटर चरित्र को निभाने के लिए पहली पसंद के रूप में, इस इरादे से कि वह अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके एलियन को एक चुस्त निंजा जैसे शिकारी बना देगा, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उसने फिल्म छोड़ दी। यह बताया गया कि वह लगातार राक्षस सूट के बहुत गर्म होने और उसे बेहोश करने की शिकायत करता था। उन्होंने कथित तौर पर केवल सूट में कैमरे पर दिखाई देने के बारे में भी आरक्षण व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट हो गया कि सैनिकों की टीम के लिए प्राणी को धमकी देने के लिए अधिक शारीरिक रूप से थोपने वाले अभिनेता की आवश्यकता थी। भूमिका अंततः केविन पीटर हॉल के पास चली गई। 39 प्रीडेटर की सफलता के बाद वैन डेम ने कहा कि वैन डेम की ब्रेकआउट फिल्म ब्लडस्पोर्ट थी, जो 26 फरवरी 1988 को फ्रैंक डक्स की कथित सच्ची कहानी पर आधारित थी। 40 इसे कैनन के लिए $1.5 मिलियन के बजट पर शूट किया गया था। 41 यह फिल्म अमेरिकी सेना के कैप्टन फ्रैंक डक्स वैन डेम द्वारा अभिनीत के बारे में है, जिसे अपनी युवावस्था से ही सेंजो तनाका द्वारा निंजुत्सु के तरीकों में प्रशिक्षित किया जाता है, जो हांगकांग में अवैध मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कुमाइट में तनाका के मृत बेटे शिंगो की जगह लेता है। 44 यह 1988 के वसंत में यूएस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। निर्माता मार्क डी सेले ने कहा कि वह एक नए मार्शल आर्ट स्टार की तलाश कर रहे थे जो महिलाओं का आदमी हो, लेकिन वैन डेम पुरुषों और महिलाओं दोनों को पसंद आता। 45 हकीकत में वैन डेम ने एक मुख्य भूमिका के लिए भीख मांगी थी। कास्टिंग के समय वह बेघर था, कारों और गैरेज में सोता था। 1989 से 1999 अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम। ब्लडस्पोर्ट की सफलता के बाद कैनन फिल्म्स ने उन्हें डेल्टा फोर्स 2, अमेरिकन निंजा 3 या साइबॉर्ग में मुख्य भूमिका की पेशकश की, जो अल्बर्ट प्यून द्वारा निर्देशित एक साइबरपंक मार्शल आर्ट फिल्म थी। 47 उन्होंने साइबॉर्ग को चुना, जिसका प्रीमियर 1989 में हुआ था। यह फिल्म कम बजट की बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके 2 सीक्वल बने, जिनमें से किसी में भी वैन डेम दिखाई नहीं दिए। कैनन ने उसी साल रिलीज हुई किकबॉक्सर में फिर से वैन डेम का इस्तेमाल किया। यह बेहद सफल रही, $3 मिलियन के बजट पर $50 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 48 इस फिल्म ने किकबॉक्सर फ्रेंचाइज की शुरुआत की। वह फिल्म के 4 सीक्वल में से किसी में भी नहीं दिखे, हालांकि उन्होंने रीबूट सीरीज में एक अलग किरदार के रूप में वापसी की। 1990 में उन्होंने डेथ वारंट में अभिनय किया, जो डेविड एस गोयर के लिए पहली स्क्रिप्ट क्रेडिट थी। उसी वर्ष उन्होंने लायनहार्ट में भी अभिनय किया। 49 लायनहार्ट का निर्देशन शेल्डन लेटिच ने किया था, जिन्होंने ब्लडस्पोर्ट का सहलेखन किया था, और कहा कि यह फिल्म पहली फिल्म थी जिसने दिखाया कि वैन डेम एक फ्लैश इन द पैन कराटे गाय से कहीं अधिक था, जो कभी भी सरलीकृत कम बजट वाली कराटे फिल्मों से ऊपर नहीं उठ सकता था। 50 इसमें वैन डेम की पिछली नग्नता भी दिखाई गई, जिसके बारे में लेटिच कहते हैं कि यह दर्शकों में मौजूद महिलाओं और समलैंगिक लोगों के लिए भी एक बहुत ही यादगार पल बन गया। उसके बाद अपने बट कपड़े पहने या बिना कपड़े पहने को दिखाना लगभग उनका एक सिग्नेचर ट्रेडमार्क बन गया। 50 1991 में डबल इम्पैक्ट रिलीज हुई, लेटिच द्वारा निर्देशित। इसमें वैन डेम ने एलेक्स और चैड वैगनर की दोहरी भूमिका निभाई है, जो अपने माता-पिता की मौत का बदला लेने के लिए लड़ रहे अलग-थलग जुड़वां भाई है। अपनी शुरुआत में इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। लॉस एंजल्स टाइम्स ने कहा कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, जबकि वैरायटी को कथानक पसंद नहीं आया और उसने फ्लॉप होने की भविष्यवाणी की। फिल्म ने अपने पहले 28 दिनों में 23,683 813 की कमाई की। 51 इसने अमेरिका में कुल 30
102,717 की कमाई की। 52 पूर्वव्यापी आलोचकों का मानना है कि यह एक मजेदार एक्शन फिल्म है जिसमें अच्छे हास्यपूर्ण क्षण है और वैन डेम का अच्छा प्रदर्शन है जो दो अलग-अलग किरदार निभाते हैं। 53, 54, 55, 56। 1992 में उन्होंने कैरोल्को के लिए रोलांड एमेरिच द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन पिक्चर यूनिवर्सल सोल्जर में वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक में अभिनय किया। वैन डेम ल्यूक डेवेरॉक्स के रूप में और डॉल्फ लुंडग्रेन सार्जेंट एंड्रयू स्कॉट के रूप में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की भूमिका निभाते हैं जो एक दूसरे को तब मार देते हैं जब डेवेरॉक्स को पता चलता है कि स्कॉट पागल हो गया है और उसने नागरिकों को विकृत करने का सहारा लिया है। 57 बाद में उन्हें अन्य पहले से मृत सैनिकों के एक बड़े समूह के साथ एक गुप्त सेना परियोजना में पुनर्जीवित किया गया और एक मिशन पर भेजा गया। 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में वैन डेम और लुंडग्रेन एक मौखिक विवाद में शामिल थे जो लगभग शारीरिक रूप से बदल गया जब दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को धक्का दिया। 58 59 यूनिवर्सल सोल्जर 10 जुलाई 1992 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई जो अमेरिका में 36 299 898 की टिकट बिक्री के साथ घरेलू स्तर पर एक मध्यम सफलता थी लेकिन दुनिया भर में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जिसने विदेशों में $65 मिलियन से अधिक की कमाई की जिससे फिल्म ने $23 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में कुल $102 मिलियन कमाए। 60 उन्हें डिमोलिशन मैन में साइमन फीनिक्स की भूमिका निभाने के लिए माना गया था। 61 और हीट में माइकल चेरिटो की भूमिका के लिए संक्षेप में विचार किया गया था। 62 1993 में कान फिल्म महोत्सव में वैन डेम। 63 1993 में उन्होंने लास्ट एक्शन हीरो में कैमियो किया और नोवहेयर टू रन में अभिनय किया। यह फिल्म वैन डेम और कोलंबिया पिक्चर्स के बीच 3 चित्र सौदे में पहली थी और उनकी फीस $3.5 मिलियन थी। कोलंबिया ने कहा कि यह फिल्म उनके दर्शकों के लिए सच्ची है और उनके दर्शकों से परे है रूप में अपनी भूमिका दोहराई। यह फिल्म मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में नाटकीय रूप से और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में सीधे वीडियो के लिए रिलीज की गई थी। अपनी रिलीज के बाद से फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली है जिसमें प्रदर्शन और आश्चर्यजनक रूप से उच्च उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की गई है। 78 79 80 2010 में उन्होंने खुद को बमुश्किल रिलीज हुई फुल लव में निर्देशित किया। उसी वर्ष उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स की पहली किस्त में गनर जेनसेन की भूमिका ठुकरा दी और यह भूमिका डॉल्फ लुंडग्रेन को मिल गई। 81 2011 में उन्होंने कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म कुंग फू पांडा 2 में मास्टर क्रोक की आवाज दी। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार की आवाज दी है जो पिछली फिल्म के नायकों की मदद करता है। उसी वर्ष उन्होंने असैसिनेशन गेम्स में स्कॉट एडकिंस के साथ सहअभिनय किया। 2011 में ही उन्होंने फ्रेंच कॉमेडी बेउर सुर ला विले में एक भूमिका निभाई। उस वर्ष भी उन्होंने अपने स्वयं के रियलिटी टीवी शो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स में अभिनय किया। यह शो उनके पारिवारिक जीवन, उनकी व्यक्तिगत परेशानियों और आगामी लड़ाई को दर्शाता है। 2009 से वह पूर्व मुक्केबाजी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सोमलुक कामसिंग से लड़ने के लिए वापसी की योजना बना रहे हैं। 82 83 84 यह लड़ाई उनके ITV रियलिटी शो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का केंद्र बिंदु थी। 2012 में उन्होंने रेजेव्स्की वर्सेस नेपोलियन और UFO नामक रूसी कॉमेडी फिल्म में अभिनय किया। 86 उन्होंने ड्रैगन आइज, यूनिवर्सल सोल्जर, डे ऑफ रेकनिंग और 6 बुलेट्स में अभिनय किया। 87 उस वर्ष भी उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स 2 में मुख्य खलनायक के रूप में अभिनय किया। फिल्म श्रृंखला एक भारे के सैनिकों के समूह का अनुसरण करती है क्योंकि वे एक मिशन शुरू करते हैं जो एक प्रतिद्वंद्वी भारे के सैनिक वैन डेम से बदला लेने की खोज में विकसित होता है। फिल्म सफल रही जिसने दुनिया भर में $310 मिलियन से अधिक की कमाई की
और यह एक्शन शैली में उनकी बड़ी वापसी थी। 88 एम्पायर के निक डे सेमलिन ने वैन डैम की भव्य, प्लूटोनियम पागल खलनायक और लुंडग्रेन के एक्शन ट्रोल की फिल्म में उच्च बिंदुओं के रूप में प्रशंसा की। 89 उस वर्ष भी उन्हें काम सिंह के रिंग क्रू के हिस्से के रूप में देखा गया था जब काम सिंह ने जोमहोद कियाटाडिसक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 90 वे कूर्स लाइट बियर के विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 21 अक्टूबर 2012 को उन्हें अपने गृहनगर ब्रुसेल्स में खुद की एक आदमकद प्रतिमा से सम्मानित किया गया। उन्होंने अनावरण के दौरान संवाददाताओं से कहा, बेल्जियम मुझे कुछ वापस दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह सपने को वापस देना है। इसलिए जब लोग यहाँ आते हैं तो यह जीन क्लाउड वैन डेम नहीं होता है, बल्कि यह सड़क पर रहने वाला एक आदमी होता है जो किसी चीज में विश्वास करता है। मैं चाहता हूं कि प्रतिमा उसी का प्रतिनिधित्व करे। 1993 में उन्होंने लास्ट एक्शन हीरो में कैमियो किया और नोवहेयर टू रन में अभिनय किया। यह फिल्म वैन डेम और कोलंबिया पिक्चर्स के बीच 3 चित्र सौदे में पहली थी और उनकी फीस $3.5 मिलियन थी। कोलंबिया ने कहा कि यह फिल्म उनके दर्शकों के लिए सच्ची है और उनके दर्शकों से परे है। 64 1994 में उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए हार्ड टारगेट में अभिनय किया, जो निर्देशक जॉन वू की पहली अमेरिकी फिल्म थी। उसी वर्ष रिलीज हुई। उन्होंने टाइम कॉप में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने समयात्रा करने वाले पुलिस वाले की भूमिका निभाई। 65 पीटर हायम्स द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की और आज तक मुख्य भूमिका में उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। उसी वर्ष उन्होंने स्ट्रीट फाइटर में भी अभिनय किया, जिसे यूनिवर्सल के लिए स्टीवन ई डी सूजा ने लिखा और निर्देशित किया, और यह वीडियो गेम पर आधारित थी। इसे समीक्षकों ने खराब प्रतिक्रिया दी। हालांकि यह एक व्यावसायिक सफलता थी, लेकिन इसकी उत्पादन लागत से लगभग 3 गुना अधिक कमाई हुई। वैन डेम और हायम्स ने यूनिवर्सल की सरेन डेथ के लिए फिर से टीम बनाई, जो 1995 में रिलीज हुई। वैन डेम ने पिट्सबर्ग फायर ब्यूरो के साथ एक फ्रांसीसी कनाडाई मूल के फायर फाइटर की भूमिका निभाई, जो एक युवा लड़की को घर में लगी आग से बचाने में असमर्थ होने के बाद व्यक्तिगत संकट से जूझ रहा था। अब सक्रिय ड्यूटी से हटा दिए जाने के बाद उन्हें पिट्सबर्ग सिविक एरिना के लिए फायर मार्शल के पद पर पदावनत कर दिया गया है, जहां आतंकवादियों के एक गिरोह ने एक खेल के दौरान एक लग्जरी स्वीट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और कई अन्य वीआईपी को बंधक बना रखा है। फिल्म एक मामूली सफलता थी। 66 1996 में उन्होंने द क्वेस्ट में अभिनय और निर्देशन किया। हालांकि यह फिल्म घरेलू स्तर पर कम सफल रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर बेहतर रही और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 67 68 69 उस वर्ष वह टीवी शो फ्रेंड्स में 2 भाग वाले एपिसोड द वन आफ्टर द सुपर बोल में दिखाई दिए। उन्होंने रिंगो लैम द्वारा निर्देशित पहली अमेरिकी फिल्म मैक्सिमम रिस्क में भी अभिनय किया और उनका पहला सहयोग था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफल रही। 70 इसके बाद उन्होंने डबल टीम 1997 बनाई, जो बास्केटबॉल सुपरस्टार डेनिस रोडमैन के साथ एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी। यह हांगकांग के निर्देशक त्सुई हार्क की अमेरिकी डेब्यू थी। 1998 में वह और हार्क नॉक ऑफ में फिर से साथ आए, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 71 उसी वर्ष वैन डेम ने युद्ध फिल्म लीजियोनेयर में भी अभिनय किया। $35 मिलियन के बजट के बावजूद इसे अमेरिका में सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि केवल विदेशों में रिलीज किया गया। 72 1999 में उन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर द रिटर्न 1999 में अभिनय किया, जहां वे ल्यूक डेवेरॉक्स के रूप में लौटे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और 4 पर शुरुआत की, जो 2008 में जेसीवीडी तक उनकी आखिरी नाटकीय रिलीज साबित हुई। 73 उस वर्ष उन्होंने इन्फर्नो 1999 में भी अभिनय किया। 2000 से 2007 डायरेक्ट टू वीडियो पर स्विच
2007 में वैन डेम, 2001 में रिलीज हुई रेप्लिकेंट वैन डेम और निर्देशक रिंगो लैम के बीच दूसरा सहयोग है और 5वीं बार जब वैन डेम ने दोहरी भूमिका निभाई है। इसमें माइकल रूकर सहकलाकार है। उसी वर्ष उन्होंने शेल्डन लेटिच द्वारा निर्देशित और वैन डेम द्वारा लिखित द ऑर्डर में भी अभिनय किया। 74 2002 में उन्होंने डेरेल्ड में अभिनय किया। इनहेल 2003 की एक अमेरिकी जेल एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रिंगो लैम ने किया है। यह वैन डेम और लैम के बीच तीसरा सहयोग है। वैन डेम ने रूस के मैग्नीटोगोर्स्क में विदेश में काम करने वाले एक अमेरिकी की भूमिका निभाई है। उसी वर्ष उन्होंने बॉब सिंकलर के किस माई आइज के संगीत वीडियो में अपने नृत्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया। उनकी 2004 की फिल्म वेक ऑफ डेथ थी जो फिलिप मार्टिनेज द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थी। रिंगो लैम मूल निर्देशक थे लेकिन कनाडा में कुछ हफ्तों की फिल्मिंग के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसमें साइमन याम, वैलेरी तियान, टोनी शिएना आदि सहकलाकार है। 2005 में उन्होंने फ्रेंच फिल्म नार्को में खुद की भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने साइमन फेलो द्वारा निर्देशित सेकंड इन कमांड और शेल्डन लेटिच द्वारा निर्देशित द हार्ड कॉर्प्स में अभिनय किया। 2007 में उन्होंने ओमर फारूक सोरक द्वारा निर्देशित एक तुर्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द एग्जाम में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अंटिल डेथ में भी अभिनय किया। 75 2008 से 2013 मुख्यधारा में वापसी। अक्टूबर 2007 में जेसीवीडी के सेट पर वैन डेम 2008 की फिल्म जेसीवीडी की सीमित नाटकीय रिलीज के साथ मुख्यधारा में लौट आए जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम मैगजीन ने फिल्म में उनके प्रदर्शन को वर्ष का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हीथ लेजर के द जोकर इन द डार्क नाइट के बाद नामित किया। 76 जिसने पहले कहा था कि वैन डेम ब्लैक बेल्ट के नहीं बल्कि ऑस्कर के हकदार है। 77 इसके अलावा 2008 में उन्होंने आइजैक फ्लोरेंटाइन की द शेफर्ड बॉर्डर पेट्रोल में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने जॉन हायम्स द्वारा निर्देशित 2009 की फिल्म यूनिवर्सल सोल्जर रीजनरेशन में डॉल्फ लुंडग्रेन के साथ ल्यूक डेवेरॉक्स के। 2013 में उन्होंने कॉमेडी वेलकम टू द जंगल में अभिनय किया। उस वर्ष भी उन्होंने पीटर हायम्स द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमीज क्लोजर में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। 13 नवंबर 2013 को वोल्वो ट्रक्स ने यूट्यूब पर एक विज्ञापन जारी किया जिसमें वैन डैम को एक सेमी ट्रेलर ट्रक और एक बॉक्स ट्रक के पीछे की ओर बढ़ते हुए अपने प्रत्येक पैर के साथ स्प्लिट्स करते हुए दिखाया गया है, जिसे उन्होंने विज्ञापन में स्प्लिट्स का सबसे महाकाव्य बताया है। वीडियो तेजी से वेब पर वायरल हो गया, जिसे 3 दिनों में 11 मिलियन से अधिक बार देखा गया। 94 पहले सप्ताह में 35 मिलियन। 95 इसे द एपिक स्प्लिट के रूप में डब किया गया था। 96 2014 वर्तमान आगामी फिल्में। स्वेल्टर 2014 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसमें वह मुख्य भूमिका में है। इसमें लेनी जेम्स और सहकलाकार ग्रांट बाउलर, जोश हेंडरसन और अल्फ्रेड मोलिना है। जेम्स एक छोटे शहर में एक शेरिफ की भूमिका निभाते हैं जिसका एक काला अतीत है जिसे वह याद नहीं कर सकता है। केवल तब उसका सामना करना पड़ता है जब उसके पूर्व साथी चोरी किए गए धन की तलाश में आते हैं जो उन्हें लगता है कि उसके पास है। 2015 में उन्होंने एर्नी बारबराश द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म पाउंड ऑफ फ्लेश में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने एक चीनी सुपरहीरो पैरोडी फिल्म में सहायक भूमिका निभाई थी। 2016 में उन्होंने तीसरी किस्त के लिए कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजी में मास्टर क्रोक की अपनी आवाज की भूमिका में वापसी की। उसी वर्ष उन्होंने जॉन स्टॉकवेल द्वारा निर्देशित किकबॉक्सर वेंजेंस में भी अभिनय किया। यह मूल का रीबूट है जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे। उस वर्ष उन्होंने टीवी सीरीज जीन क्लाउड वैन जॉनसन में भी मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में
उन्होंने पीटर मालोटा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म किल एम ऑल में अभिनय किया। 2018 में वह किकबॉक्सर रिटेलिएशन में अपनी भूमिका में लौट आए, जो रीबूट की अगली कड़ी है। 97 उसी वर्ष उन्होंने ब्लैक वाटर में अभिनय किया। यह दोनों अभिनेताओं के बीच 5वें सहयोग में डॉल्फ लुंडग्रेन के सहकलाकार है। 98 और साथ ही पहली बार वे ऑनस्क्रीन सहयोगी के रूप में एक साथ दिखाई देते हैं। 99 उसी वर्ष 22 अगस्त को उन्होंने जूलियन लेक्लेर्क की द बाउंसर में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने वी डाई यंग में अभिनय किया। 100 2021 में उन्होंने द लास्ट मर्सिनरी में अभिनय किया। 101 2022 में उन्होंने कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू में जीन क्लॉयड के चरित्र को आवाज दी। 102 2023 में उन्होंने फाइटिंग गेम मॉर्टल कॉम्बैट 1 2023 में जॉनी केज के रूप में अपनी समानता और आवाज पेश की। 103 2024 में उन्होंने हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन में गेम के नवीनतम मायावी लक्ष्य के रूप में शुरुआत की। गेम में वैन डेम को मैक्स वैलिएंट की भूमिका में दिखाया गया है, जो एक पूर्व आईसीए एजेंट है जिसने कई साल पहले एक पिछली हत्या के प्रयास को टाल दिया था। 104 स्मारकों कबाला अज़रबैजान में वैन डेम स्मारक 2012 में बेल्जियम के एंडरलेच में वैन डेम की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह कलाकृति, जिसमें ब्रुसेल्स के मसल्स के एक युवा अवतार को किकबॉक्सर फिल्म में उनके एक लड़ाई वाले पोज में दिखाया गया है, को वेस्टलैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कमीशन किया गया था। अनावरण बुलेवार्ड सिल्वेन डुपुइस पर हुआ और इसमें वैन डेम, उनके माता-पिता, वालोनिया ब्रुसेल्स संस्कृति मंत्री फदीला लानान, एनएल और लगभग 2000 प्रशंसक शामिल हुए। वैन डेम ने कहा कि प्रतिमा ब्रसेल्स के एक बच्चे के सपने का प्रतिनिधित्व करती है और उन सभी बच्चों के लिए है जो कुछ बुरा चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप किसी चीज में दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो यह सच हो सकता है। 105 2019 में गाव के नाम और वैन डेम के नाम की समानता के कारण अज़रबैजान के कबाला के वंदम गांव में एक वैन डेम स्मारक बनाया गया था। अभिनेता ने बाद में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट प्रकाशित की जिसमें जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद दिया। 106 विवादों मुकदमा और लड़ाई रिकॉर्ड विवाद 1997 में फ्रैंक डक्स, मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी भूमिका वैन डेम ने ब्लडस्पोर्ट में निभाई थी, ने 1996 की फिल्म द क्वेस्ट में सहलेखन और परामर्श कार्य के लिए उनके खिलाफ $50,000 का मुकदमा दायर किया। मुकदमे के अनुसार डक्स ने उन पर अपने मार्शल आर्ट फाइट रिकॉर्ड के बारे में जनता से झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि जब डक्स ने वैन डेम को पढ़ाया था, जबकि बाद में वे अपनी आजीविका के लिए कालीन बिछा रहे थे, तो वैन डेम ने मार्शल आर्ट कौशल की कमी का प्रदर्शन किया। वैन डेम के वकील मार्टिन सिंगर ने जवाब दिया, उनकी मार्शल आर्ट की प्रशंसा को दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड है। क्यों? बस उनकी फिल्मों को देखें। उन्हें उनकी अभिनय क्षमता के आधार पर वे भूमिकाएं नहीं मिलीं। वह वही है जो कुर्सियों पर स्प्लिट्स करता है। उसके पास ऐसा करने के लिए कोई स्टंटमैन नहीं है। 107 चक जीटो घटना वैन डेम और बॉडीगार्ड स्टंटमैन चक जीटो के बीच तनाव तब पैदा हुआ जब जीटो ने वैन डेम की अलग रह रही पत्नी डार्सी लापियर के साथ डेटिंग शुरू की। जीटो कथित तौर पर तलाक की कार्रवाई में लापियर के इस दावे से नाखुश थी कि वैन डेम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। 108 6 फरवरी 1998 को न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने बताया कि वैन डेम को पिछली रात मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के स्कोर स्ट्रिप क्लब में जीटो ने मुक्का मारा था। 109 जीटो, जिन्होंने पहले वैन डेम के बॉडीगार्ड थे और फिल्म नोव्हेयर टू रन में स्टंट किए थे, ने अपनी 2002 की आत्मकथा स्ट्रीट जस्टिस में इस घटना को याद करते हुए दावा किया कि वैन डेम पर कई बार प्रहार करने के परिणामस्वरूप उनका हाथ टूट गया। 110 घटना के कुछ दिनों बाद वैन डेम ने इनसाइड एडिशन में इस बात से इनकार किया कि उन्हें जीटो ने मारा था और उन्होंने जीटो को लड़ाई के लिए चुनौती दी थी।
दोस्तों IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 5.7 की IMDb रेटिंग है और प्राइम वीडियो की रेटिंग भी सेम ही है, दोनों ही बेहतरीन रेटिंग है। और साथ ही साथ बात की जाए तो ये हमें 14 सितंबर 1990 को देखने को मिली थी। बाकी इसे एक तरह से 90 मिनट के लेंथ के साथ बनाया गया था और 6 मिलियन इसका बजट है और लगभग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 46 मिलियन रहा है, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने पूरी डिटेल इसकी बता ही दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।